अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना फ़ारूक शेख। आप देख रहे हैं रिपोर्ट कार्ड। सबसे पहले बात करेंगे बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने जो गुज़श्ता दिनों हुआ है पार्लियामेंट का जॉइंट सेशन, उसके ऊपर इजहार ख़याल किया है और वो ये कहते हैं कि इस जॉइंट सेशन के दौरान जिस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपोजिशन ने एहतजाज किया वो इंतहाई गैर पार्लिमानी और गैर जमहूरी अंदाज़ था। जो ज़बान इस्तेमाल की गई वो इंतहाई काबिल मज़म्मत ज़बान है। फिर आसिफ़ा भुट्टो ज़रदारी जब अपना हलफ ले रही थी तो उसके दौरान जो शोर शराबा किया गया उसके ऊपर भी उन्होंने बड़ी सख्ती से रद्द-ए-अमल का इजहार किया और कहा है कि एक निहत्ती लड़की से डरते हैं ये लोग, इस तरह का रवैया बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। ख़ासकर डिप्लोमैट्स जब आए हुए थे उनकी मौजूदगी में, जो वहाँ पर मुख्तलिफ डेलीगेशंस आए हुए थे, ख़ासकर सऊदी अरब से जो मेहमान आए हुए थे, उनके होते हुए थोड़ी सी बेहतर रवैये का मुज़ाहिरा करना चाहिए था अपोजिशन को। फिर ये भी कहा है कि ये जो सारा का सारा ऐवान में अपोजिशन ने शोर शराबा और एहतजाज किया, इसका मकसद NRO लेकर अपने रहनुमाओं को रिहा करवाना है। उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट में जो ये सारा हिस्ब इख्तलाफ ने शो किया यानी एहतजाज किया, इसका मकसद सिर्फ ये है कि वो अपने सियासी मफादात हासिल करें। हिस्ब इख्तलाफ का एहतजाज का जो अंदाज़ है वो बिल्कुल गैर जमहूरी है। बिलावल साहब जो बात कर रहे हैं क्या वो दुरुस्त है, उसमें कितना वज़न है? अपने तजियाकारों से सबसे पहले ये पूछते हैं। हमें ज्वाइन कर रहे हैं मज़हर अब्बास साहब, बेनज़ीर शाह साहिबा, फ़खर दुरानी साहब, इरशाद भट्टी साहब और उमर चीमा साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। फ़खर, बिलावल जो बात कर रहे हैं कि ये एहतजाज करने का मकसद सिर्फ ये है कि ये अपने रहनुमाओं को जेल से रिहा करवा सकें, NRO दिलवा सकें, क्या ऐसा ही है? अलीना, मैं समझता हूँ कि ये जो बिलावल साहब ने एक तो वो बात की है कि ये गैर जमहूरी रवैया था जो पार्लियामेंट में एहतजाज किया गया है। ये पहले भी होता रहा है। माजी में जब आसिफ अली जरदारी साहब पहली बार सदर थे तो ये जो हमने अभी देखा है इससे कहीं ज़्यादा शदीद एहतजाज मुस्लिम लीग नून के अरकान ने किया था आसिफ अली जरदारी साहब के ख़िलाफ़ 2008 से 13 वाला जो दौर था। तो उसके बाद भी ममनून हुसैन साहब के ख़िलाफ़ भी इसी तरह के एहतजाज PTI के अरकान करते थे या बाकी। तो ये जो पार्लियामेंट के अंदर एहतजाज है ये तो एक मैं समझता हूँ कि रूटीन का एक मामला होता है कि हाँ, अनलेस के कोई हाथापाई ना हो या कोई एक दूसरे के ऊपर कोई ऐसे जूते या वो ना फेंके जैसे हमने KP असम्बली में देखा है। तो मैं नहीं समझता कि ये कोई इतना ज़्यादा गैर जमहूरी था जिस तरह बिलावल भुट्टो साहब इसको सीरियसली ले रहे हैं। वो शायद अभी पार्लियामेंट का हिस्सा बने हैं, कुछ 1-2 साल 3 साल हुए हैं। अदरवाइज़ जो ये इस तरह के पहले माजी में भी इस तरह के वाक़यात होते रहे हैं। जहाँ तक उनकी बात है कि ये तमाम तर जो एहतजाज का मकसद है NRO लेना है, ये लेने के लिए ये कर रहे हैं, तो मैं समझता हूँ इमरान खान हो या जो PTI है वो बड़ी क्लियर है इस हवाले से कि जो NRO के हवाले से वो कहते हैं कि हमने सियासी जमातों के साथ बात ही नहीं करनी, NRO लेना है या जो बात करनी है या कोई डील जो दूसरे लफ्ज़ों में, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से। और इमरान खान इसका बारहा मुतालबा भी कर चुके हैं कि वो जिनके पास अख्तियारात हैं वो उनके साथ ही बात करेंगे। तो मैं नहीं समझता कि बिलावल भुट्टो साहब जो ये कह रहे हैं कि ये NRO करने के लिए ये तमाम तर एहतजाज जो पार्लियामेंट का हिस्सा पार्लियामेंट में वो कर रहे हैं, तो पार्लियामेंट में एहतजाज से वो इमरान खान या PTI कोई NRO नहीं ले सकता। हाँ, ये प्रेशराइज़ करके जो दूसरी इसको सियासी जमातों से तो कोई इस तरह की ना इन्होंने कोई डील करनी है ना इवन हाथ मिलाना है। जो इस्टेब्लिशमेंट के साथ है वो अगर वो कोई दूसरे प्रेशर टैक्टिक्स हो सकते हैं, वो पार्लियामेंट में एहतजाज के ज़रिए नहीं वो कर सकते। तो मैं नहीं समझता कि ये जो बिलावल साहब का NRO के हवाले से वो कह रहे हैं तो ये कोई दुरुस्त है। मैं इससे एग्री नहीं करता। ठीक है, बेनज़ीर आपकी क्या राय है? मुझे नहीं लगता कि NRO चाहिए PTI को, लेकिन मेरे ख्याल से ये जो रवैया था ये वाजे करता है और साबित भी करता है कि PTI अभी भी इस सिस्टम का एक प्रोडक्टिव और कंस्ट्रक्टिव हिस्सा नहीं बनना चाहती। जो रोल होता है ऑपोजिशन का वो भी अभी PTI जो है वो सही तरीके से निभाना नहीं चाहती। आज मुझे बड़ी हैरानी हुई पढ़ के कि PTI ने शेर अफजल मरवत साहब का नाम दिया है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को हेड करने के लिए। हैरानी इसलिए हुई क्योंकि जो पैक है और पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है वो मेरे ख्याल से तो नेशनल असेंबली की सबसे अहम कमेटी होती है, क्योंकि वो उसका काम होता है कि वो हुकूमत के बजट पे, उनके खर्चों पे नज़र रखे, उसको स्क्रूटनाइज करे, उसकी तफ्तीश करे, उस पर रिपोर्ट्स तैयार करे। और उस कमेटी के लिए एक ऐसा नाम देना जो मेरे ख्याल से तो वैसे शेर अफजल मरवत साहब ज़्यादातर मशहूर ज़रा मार कुटाई के लिए हैं या इस किस्म के बयानात देने के लिए हैं जिनका जो बिल्कुल ही बेबुनियाद होते हैं।
इसी से मेरे ख्याल से जाहिर होता है कि पीटीआई कितनी सीरियस है इस मामले में, ऑपोजिशन का जो रोल है। तो ऑपोजिशन का रोल देखिए हमें भूलना नहीं चाहिए, एक जमहूरी निज़ाम में और जमहूरियत में बड़ा अहम होता है। उनका काम होता है कि वो हुकूमत पे चेक्स एंड बैलेंसेस रखें, उनकी कानून साजी पे या जो भी वो इकदाम ले रहे होते हैं। लेकिन अभी भी लगता है कि पीटीआई कुछ खास संजीदा नहीं है इस मामले में। वो चाहते, अभी उनकी जो नज़र है वो ज़्यादातर पार्लियामेंट के बाहर है कि धरने कैसे करने हैं और धरने के लिए ऑपोजिशन अलायंस कैसे बनानी है, बजाय इसके कि पार्लियामेंट के अंदर उनका क्या किरदार होना चाहिए। एक और बात मैं जरूर करना चाहूंगी अलीना, क्योंकि हम पीटीआई की अक्सर बात करते रहते हैं, लेकिन आज थोड़ी सी हुकूमत की भी हम बात करें, क्योंकि कल इलेक्शन होने जा रहे हैं 21 सीटों पे पूरे मुल्क में बाय इलेक्शंस होने जा रहे हैं। और पंजाब हुकूमत से ये रिक्वेस्ट गई है वफाकी हुकूमत को कि पंजाब के 13 डिस्ट्रिक्ट्स में इंटरनेट और मोबाइल सर्विसेज बंद कर दिए जाएं। ठीक है, एक मजाक ही बन के रह गया है लीना। हमारे मुल्क में इंटरनेट जब दिल चाहता है बंद कर दिया जाता है, जब दिल चाहता है मोबाइल सर्विसेज बंद कर दिए जाती है, और फिर तरह तरह के हमें बहाने बताए जाते हैं। जैसे कि इलेक्शन से पहले जब सोशल मीडिया बंद होता था, और कोइंसिडेंस देखिए कि जैसे ही पीटीआई का जलसा होता था उस दिन इंटरनेट बंद हो जाता था। जब बंद होता था तो तब हमें कहा जाता था एक टेक्निकल ग्लिच है। इलेक्शन वाले दिन, सबसे अहम दिन, जब वोटर्स को इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, आपने पूरे मुल्क में डेटा सर्विसेज और मोबाइल बंद कर दिए। क्यों? सिक्योरिटी। आप टेक्निकल ग्लिच की बात कर रही हैं बेनजीर, आपको याद होगा आपने ये स्टोरी की थी कि वो सॉफ्टवेयर भी अपडेट कर रहे थे, जिसकी वजह से कह रहे थे कि जी इंटरनेट स्लो हो जाते हैं, और पता नहीं क्या क्या तावीलियां दी गई हैं, हम तो अब चकरा के रह गए। बेनजीर, अगर आप मुझे अलाउ करें मैं बाकी सबकी जी अगर आप मुझे अलाउ करें मैं बाकी सबकी भी राय से मुकम्मल करना चाहती हूँ। प्लीज मुख्तसर मैं बात अपनी मुकम्मल करना चाहती हूँ। मेरे ख्याल से बहुत वाज़ेह है कि ये बार बार क्यों किया जा रहा है। इसकी बड़ी सिंपल सी वजह है, और वो ये है कि हुकूमत और जो रियासती इदारे हैं उनको तनकीद बर्दाश्त नहीं है। हमारे जो वजीरे वो खजाना है, वजीर दाखिला है मोहसिन नकवी साहब, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उस दिन कहा कि आपको पता है यूएई में अगर आप तस्वीर लें कि सड़कों पे पानी खड़ा है और आप ट्वीट कर दें तो देखें फिर आपके साथ क्या होता है। तो इससे बड़ा वाज़ेह होता है कि हुकूमत क्या चाहती है। वो इसी किस्म का निज़ाम चाहती है जहाँ पे सेंसरशिप हो, जहाँ पे लोगों को ना पता हो कि उनके घर के बाहर भी क्या हो रहा है, कि पानी भी अगर खड़ा हुआ है। तो ये जो रवैया है, अफसोस की बात है कि जो वैसे आई थिंक ये वजीर दाखिला का हमें तस्हीह भी करवानी चाहिए, फैक्चुअली इनकरेक्ट है। अगर आप कोई मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहे हैं तो उसके ऊपर फाइन लगाया है यूएई हुकूमत ने। उन्होंने कोई इस तरह का नहीं है कि आप कुछ भी डाल दे तो हो जाएगा। अगर वो सही है तो उसके ऊपर कोई जुर्माना नहीं है। मगर आप हाथ उठा रहे थे दरमियान में, कुछ ऐड करना चाह रहे हैं, बट फिर मुख्तसरन प्लीज। मैं एक बात ऐड करना चाह रहा था। जो बेनज़ीर साहिबा ने कहा कि शेर अफजल मरवत साहब को जो है वो चेयरमैन पीएससी बनाने के लिए नाम दे दिया है पीटीआई ने। देखें, जो पीएससी का चेयरमैन होता है, ये 18वीं तरमीम के बाद था कि अपोजिशन लीडर को जो है वो तमाम जमातों ने मुश्तरका तौर पे किया था। जो मैं समझता हूँ कि ये दुरुस्त एक वो नहीं है, रिवायत नहीं है, क्योंकि जो पीएससी होती है वो जो मौजूदा असम्बली है उसके ऑडिट पैरास का जो है वो नहीं करती, बल्कि उससे जो पिछली गवर्नमेंट गुजरी होती है उसके टेन्योर का करती है। तो इट मीन्स के पीटीआई के जो चेयरमैन हैं वो खुद ही अपनी जो टेन्योर था 2018 से 2022 तक का, वो उनके ऑडिट पैरास का भी वो किया हिसाब किताब लेंगे। अच्छा। तो ये मैं समझता हूँ कि ये इसको रिव्यू करना चाहिए हुकूमत को भी। आपकी राय आगे इसको आगे जाके फिर एड्रेस करते हैं, लेकिन पहले बुनियादी सवाल के ऊपर जरा कर लेते हैं बात। इरशाद भट्टी साहब, आपकी क्या राय है? बिलावल भुट्टो साहब जो बात कर रहे हैं। मैडम शेख, अपोजिशन इhtजाज करके एनआरओ लेना चाहती है। चीनी उगती है, कांपे टांक जाती हैं। जब बारिश आता है तो पानी आता है, जब ज़्यादा बारिश आता है तो ज़्यादा पानी आता है। और बाऊ सोनी तकरीरों वाले बिलावल भुट्टो, जब आप 3.5 साल सड़कों पर थे, इhtजाज कर रहे थे, तो इसका मतलब है कि आप भी एनआरओ लेने के लिए सरगर्म अमल थे। और उस वक्त इमरान खान भी कहा करते थे कि ये एनआरओ लेने के चक्कर में, मतलब अब तो दोनों तरफ से एक ही बात हो गई। तो इसका मतलब है आप एनआरओ के ख़्वाह थे। अपोजिशन का अंदाज जमहूरी नहीं था। अपोजिशन का अंदाज कैसे जमहूरी हो सकता है बिलावल भुट्टो? अपोजिशन साहबा को क्या पता कि अंदाज क्या होता है और जमहूरी क्या होता है? जमहूरी अंदाज तो ये होता है कि बिलावल बैड काप बन जाएं और जरदारी साहब गुड काप बन जाएं और इक़्तिदार के लिए दोनों मिलकर खेलें। जमहूरी अंदाज तो ये होता है कि मुशर्रफ मार्शल लॉ लगाए और बेनज़ीर भुट्टो वेलकम कहें। जमहूरी अंदाज तो ये होता है कि नवाज शरीफ से बीबी मिसाके जमहूरियत करे और परवेज़ मुशर्रफ के सामने बैठकर
दुबई के शाही महल में उनसे डील कर लें। जमहूरी अंदाज तो ये होता है कि सदर जरदारी, आसिफ अली जरदारी सदर बनकर हर करप्शन मामले से आईनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल कर लें। और जमहूरी अंदाज तो ये होता है कि बिलावल भुट्टो अपने ही कातिल आला की काबीना में वज़ीर ख़ारजा लग जाएं और अपने ही ज़ियाउल हक के असल बेटे और मोदी के असली यार के साथ खड़े हो जाएं। बिलावल भुट्टो के मौक़िफ़ में कितना वज़न है, आखिरी आपका नुक्ता है। बिलावल भुट्टो के नुक्ते में या मौक़िफ़ में इतना ही वज़न है कि शेर तो चूहा निकला, शेर तो बुज़दिल निकला, शेर तो अवाम का खून चूस निकला, अब शेर से इत्तेहाद नहीं होगा, अब अपोजिशन में बैठेंगे और फिर से शेर से इत्तेहाद हो गया। तो बिलावल भुट्टो साहब, मैं समझा कि वो मेरा मसीहा होगा, बिलावल भुट्टो की नज़र मैं समझा कि वो मेरा मसीहा होगा, लेकिन इसने तो मेरी तारा मसीहाई की। मैं जिसे हीर समझता था वो रांझा निकली, बात नीयत की नहीं, बात है बेनाई की। बस मैडम शेख, ये दूर अंदेशों ने हमें बर्बाद कर दिया है। फोकस करें महंगाई, बेरोज़गारी, गुर्बत पर, वादों पर। वो एनआरओ लेना चाहते हैं, ना आप देने की पोजीशन में है ना आप लेने की पोजीशन में है। आप अपना काम करें, उनको अपना काम करने दें। मज़े साहब, देखिए, पहली चीज़ ये कि जब बिलावल भुट्टो ये कह रहे हैं कि अपोजिशन एनआरओ लेना चाह रही है, इसका मतलब है कि एनआरओ एक गलत चीज़ है। अब ये एनआरओ की टर्म कहाँ आई है, कब आई है? ये एनआरओ मतलब कम से कम स्टेटमेंट देने से पहले इस चीज़ को रिव्यू ज़रूर करना चाहिए कि आप क्या बयान दे रहे हैं। यानी एनआरओ की टर्म ईजाद कब हुई है? जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद ने जनरल मुशर्रफ के साथ एनआरओ लिया और उस एनआरओ को फिर डायरेक्टली इनडायरेक्टली डिफेंड किया गया। और उसके बाद हम वही टर्म, और इस टर्म को तो ऑपोजिशन ने यूज़ किया है हमेशा अगेंस्ट पीपल्स पार्टी के, जी आप एनआरओ लेकर आए हैं। आज आप खुद वो टर्म यूज़ कर रहे हैं, यानी इसको एडमिट कर रहे हैं कि एनआरओ एक गलत चीज़ होती है। ये इस तरह के बयानात देकर आप हासिल कर। दूसरी बात, अपोजिशन का एहतजाज बहुत गलत है। ज़ाहिर है जो गैर मुल्की सफारतकार भी बैठे हैं, अगर ये पहली मर्तबा होता तो बिल्कुल गलत था। लेकिन जब हम अच्छी रवायात कायम नहीं करेंगे तो फिर गलत रवायात जो हैं वो रवायात बन जाएंगी। और एक मर्तबा नहीं, कई मर्तबा, जब भी आपका अभी पिछले आरिफ अलवी साहब के ख़िलाफ़ क्या हुआ, उससे पहले ख़ुद जरदारी साहब के ख़िलाफ़ क्या हुआ, उसके बाद जो है ममनून हुसैन के साथ क्या हुआ, चलें ग़ुलाम इसाक़ ख़ान वगैरह को हम छोड़ भी दें कि वो वाला पीरियड था जब 58-2 भी इस्तेमाल होता था। लेकिन इन 15 सालों में कोई एक दो के अलावा शायद 2 मरतबा ऐसा हुआ जो जरदारी साहब का पहला टेन्योर था 2018 में 8 में, उसमें नहीं हुआ क्योंकि ज़ाहिर है मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी। लेकिन उसके बाद जब 2009 के बाद जो है 1-2 मरतबा हुआ, बाय एंड लार्ज कोई एक मौका तो बताएं कि उस वक्त जो है वो फॉरेन डेलीगेट्स नहीं बैठे होते थे। तो मेरा ख्याल है जब आप कोई बयान दे रहे होते हैं, अपोजिशन आप पे तनकीद करती है, आप अपोजिशन पे तनकीद करते हैं, वो सब चलता रहता है। लेकिन अगर किसी रिवायत को आप गलत कह रहे हैं तो फिर रिवायात, अच्छी रिवायात कायम करके आप जो है ना इस चीज़ को कह सकते हैं कि देखें हमने अपने ज़माने में किसी सदर को हूट नहीं किया, हमने अपने ज़माने में आपके सदर को हूट नहीं किया, तब तो मिसाल बनती है। सही है सर। लेकिन मेरा ख्याल है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का ना सिर्फ बयान गलत है बल्कि उन्हें सोचना चाहिए कि जब वो स्टेटमेंट दें, ज़ाहिर है एक पार्टी के वो सरबराह हैं, तो स्टेटमेंट दें तो ज़रूर उसका एक हिस्टोरिकल पॉलिटिकल बैकग्राउंड ज़रूर देखना चाहिए। आप पब्लिक अकाउंट्स कमेटी वाली पे क्यों? देखिए हाँ, फ़खर जो कह रहे थे, देखिए अब इरोनिकली जो भी है आप ये, लेकिन बेसिक स्पिरिट तो इसकी दुरुस्त है ना कि जो हुकूमत आती है, हुकूमत बनती है, वो पिछली हुकूमत का एहतसाब करती है। यही स्पिरिट थी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की चेयरमैन की। अब अगर शेर अफजल मरवत या XYZ कोई भी अपोजिशन वो, अब चौधरी निसार अली ख़ान जब पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन थे तो पिछली हुकूमत का कर रहे थे। अब अगर पिछली हुकूमत PTI की रही है और सिर्फ PTI की नहीं रही, वो तो 5 साल का होगा ना, तो 5 साल के उसमें तो फिर 16 महीने इनके भी होंगे और गालबन शेर अफजल मरवत साहब की कोशिश होगी कि 16 महीने का ज़्यादा करें। लेकिन
ये बात दुरुस्त है कि ऑपोजिशन होना चाहिए। मैंने फिर कहा, पहले भी कहा था कि हर जगह हो रहा है ये, हमारे यहाँ सिंध में ये मिसाल कायम नहीं की जा रही। सिंध में आज तक ऑपोजिशन के लीडर को पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन नहीं बनाया गया। क्यों? कोई जस्टिफिकेशन है इस चीज़ की? सर बट फ़खर के पॉइंट में बड़ा वजन है कि अगर पिछलों का करना है साथ साथ ऑडिट, तो फिर जिनकी हुकूमत थी वही करें। तो ये तो अब ऑपोजिशन में वो हैं, तो वो आप इस पे इससे क्या कर सकते हैं? ये सजेस्ट कर रहे हैं कि आप थोड़ी तरमीम कर दें, अगर पिछली हुकूमत वो गुजरी है तो फिर हर मर्तबा यही होगा। कभी भी हो सकता है ये, उसके मुताबिक अगर आप पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन सिर्फ बुलाता नहीं है, पूरी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी पूरी फुल फ्लेज्ड होती है, सिर्फ एक थोड़ी आदमी होता है फर्द। चलिए इस पॉइंट को आगे जाके एड्रेस करते हैं। आई अंडरस्टैंड फ़खर आप कुछ कहना चाहते हैं, बट मैं उमर की राय पहले शामिल करना। ओके भट्टी साहब एक सेकंड। उमर चीमा साहब, बुनियादी सवाल पे पहले बता दीजिए, बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब जो कह रहे हैं। देखिए, पहली बात तो ये है कि एक बात जो मजहर साहब ने बड़ी अच्छी बात की कि बिलावल भुट्टो के मुंह पर ये एनआरओ का तज़किरा अच्छा नहीं लगता कि एनआरओ का आगाज ही उन्हीं से हुआ, यानी कि इसकी जो हिस्ट्री है उसका माहज जो है वो पीपल्स पार्टी है कि जो उन्होंने अपने लिए रायतें ली, यानी कि वो ऑर्डिनेंस आया नेशनल रिकन्सिलिएशन ऑर्डिनेंस, जिसको हम जो है वो इस टर्म में ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं रायत के हवाले से। बाकी बात यह है कि जो अपोजिशन होती है रियलिस्टिकली स्पीकिंग वो क्या चाहती है, वो यही चाह रही होती है ना कि किसी ना किसी तरीके से अपने आप को रजिस्टर कराना चाह रही होती है। जब रजिस्टर कराना चाह रही होती है तो जो उनके मुतालबात हैं वो चाहती है कि उनको एड्रेस किया जाए। अगर यही बात हम पीटीआई के कॉन्टेक्स्ट में लेते हैं तो पीटीआई का इस टाइम इशू क्या है, वो इमरान खान को निकलवाना चाहते हैं। आज भी अंसार भाई साहब की खबर थी कि कोई साबिक मिनिस्टर और कोई एक जनरल साहब जो है वो दोबारा से एक राब्ते का किरदार अदा करने की कोशिश कर रहे हैं कि एस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान के दरमियान को राब्ता उस्तवार कर सकें। पार्लियामेंट में पीपल्स जो पीटीआई करेगी, जरूरी नहीं कि उसका मतलब यही हो कि वो चाहती है कि वो हुकूमत के साथ मुज़ाकरात करे। उसका मकसद ये भी होता है कि पार्लियामेंट में शोर डालेंगे तो रावलपिंडी में शोर सुना जाएगा। तो वो सब कुछ ये कर रहे हैं। इवन ये जो बुशरा बीबी का अभी मेडिकल वाली बात है, ये इसी कंटेक्स्ट में है। ये कोई मेडिकल का इतना इशू नहीं है जो इतना बयान कर रहे हैं, और मैं आपको इन्फॉर्मेशन की बुनियाद पे बात कर रहा हूँ। ये नहीं आमतौर पे ये होता है कि इस तरह का ह्यूमैनिटेरियन इशू होता है हाँ। तो फिर लोग कहते हैं जी कि नहीं उनके साथ मसला बना हुआ है और आप कह रहे हैं जी कि ये इशू नहीं है। मैं आपको इन्फॉर्मेशन की बुनियाद पे बात कर रहा हूँ कि कोई इशू नहीं है, लेकिन ये है कि दैट इज पॉलिटिक्स, कि अभी कोई और मसला चल नहीं रहा तो लिहाजा 4 दिन जो है वो बुशरा बीबी का इशू बना लिया जाए। उनका जाती मुआलिज कह चुका है, और वही मुआलिज जो कि उनका शौकत खानम का है वो कह चुका है कि इनको कोई जहर नहीं दिया गया। ठीक है, वो कह चुका है कि उनका कोई और मैदे का मसला है। वो मैदे का भी मसला नहीं है। अभी जो लेटेस्ट रिपोर्ट है जब आ जाएंगी वो आपको, मैं जो बात कर रहा हूँ आपको पता चल जाएगा। अच्छा। ठीक है, तो वो बेसिकली अपने आप को रेलिवेंट रखने की कोशिश करते हैं। क्या मसला है? मुझे ऐसा लग रहा है आपके पास रिपोर्ट से मुतालिक इंफॉर्मेशन है, तो फिर मसला क्या है उमर? मसला ये पॉलिटिक्स चल रही है। अच्छा। वो एक अब बात कर रहा हूँ, कितने लोग हैं वो ये कहेंगे कि यार देखिए ये मजाक उड़ा रहा है, किसी की बीमारी का मसला है और ये मजाक उड़ा रहा है। मैं किसी की बीमारी के मजाक उड़ाने के हक में नहीं हूं, लेकिन मैं आपको फैक्ट्स की बात कर रहा हूँ। ठीक है, मैंने पहले कभी इस मामले पे इस तरह से बात नहीं की, मैं फैक्ट्स की बात कर रहा हूँ। लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये जो चीजें हो रही हैं, एक तो पीटीआई जब से एक वो बामे रूज पर गए हैं तो उन्होंने कोशिश ये की है कि इवन बेशक उनकी अपनी जो इंटरनल फाइट है उसी की खबर बनती रहे, जो एक न्यूज साइकिल है उसमें पीटीआई को ही डिस्कस होना चाहिए। मेरी एक दफा एजाजुल हक साहब से बात हुई, पुरानी बात है, तो उन्होंने कहा कि आपके अखबार में हमारी खबर नहीं छपती। मैंने कहा कि आप तो बड़े खुशकिस्मत हैं, इधर कौन सी अच्छी खबर चलती है। उन्होंने कहा कि बेशक नेगेटिव ही चले लेकिन खबर चलनी चाहिए। तो पीटीआई जो है वो हर तरफ वही है। ये बाकी जो लोग हैं ये तो नजर नहीं आते ना, देखें कल तो ये भी सही है। क्या कह रहे हैं भट्टी साहब? आजकल बड़ी शेर व शायरी कर रहे हैं ना, तो मैं उनसे इंस्पायर होकर कही थी बदनाम होंगे तो क्या नाम ना होगा। क्या बात है। हाँ, भट्टी साहब कई दफा इस्लाह भी ले रहे होते हैं शेर व शायरी पे भी कि कोई वजन में कोई कमी ज्यादा हो जाए तो वो पूछ भी रहे होते हैं कि ये शेर ठीक चल रहा है। अच्छा, जब वो ये पूछेंगे कि ये शेयर ठीक चल रहा है तो वजन वैसे ही गिर जाएगा। अच्छा, हम लोग अभी बात करते हैं पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के ऊपर, या कुछ और आप ऐड करना चाह रही हैं बेनजीर? हाँ, ये एक ये जो दूसरी बात है ना पब्लिक, एक सेकंड बस बेनजीर, उमर अपना पॉइंट कंप्लीट कर ले फिर मैं आपके पास आती हूँ। जी उमर। हाँ
ये जो पब्लिक अकाउंट कमेटी वाली बात है, हमें एक टेक्स्ट बुक पर भी नहीं चलना चाहिए जो एक डेमोक्रेसी की एक स्पिरिट है। अगर तो आपके कोई ऑडिट पैराज कोई 5 साल से पुराने चल रहे हैं कि जो मौजूदा गवर्नमेंट है इनके टाइम पर हैं, तो फिर आप अपोजिशन का रख लें। अगर जो यही इन्हीं के ऑडिट पैराज हैं तो फिर इनको नहीं होना चाहिए, फिर कोई और बंदा होना चाहिए। और ये शेर अफजल मरवत से पहले भी गैर संजीदा लोग आना शुरू हो गए थे। जो पब्लिक अकाउंट कमेटी है वो उसको एज अ प्रेशर टैक्टिक चेयरमैन इस्तेमाल करते हैं कि जो उसको जी चाहे बुला लिया। उन्होंने भी कुछ जजेस से यही एक इंस्पायरेशन ली है कि आप आए दिन जो है आईजी को, चीफ सेक्रेटरी को, उनको बिठा के रखें। बात कोई हो या ना हो, कंक्लूजन को निकले या निकले, बाद में पता चलता है कि उनके अपने मसले मसाइल हैं, वो उनसे हल कराए और वो चले गए। लेकिन मुझे अब लग ये रहा है कि ऐन मुमकिन है कि जो अपोजिशन में है कोई और जमातें भी तो हैं, अपोजिशन में मौलाना फजलुर रहमान भी हैं, तो क्या पता कि मौलाना फजलुर रहमान का कोई बंदा को गवर्नमेंट उसको अपना को पब्लिक अकाउंट कमेटी दे दे। अपोजिशन लीडर तो यही होगा, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का होगा, लेकिन कोई बाकी जो है ये पब्लिक अकाउंट कमेटी का इन्होंने तो अपना नाम तजवीज किया है ना, ये कोई फाइनल तो नहीं हो गया। फाइनल के लिए कोई और बंदा। वैसे मौलाना अपोजिशन में ये भी एक न्यूज़ है, क्योंकि अभी तक पता नहीं है मौलाना कहाँ पर है। बेनज़ीर, आप कुछ ऐड करना चाह रही थी? मैं अलीना, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मेरे ख्याल से पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की जुरिस्डिक्शन भी सिर्फ ये नहीं होती कि सिर्फ पिछली हुकूमत के जो मामलात हैं उनको देखना। आपको याद होगा तैयबा गुल वाला मामला भी जो था, वो नूर आलम खान साहब जो थे तब वो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन थे, तो उन्होंने पिटिशन की थी पब्लिक अकाउंट कमेटी को और उन्होंने उसका नोटिस लिया था। फिर उनको जावेद इकबाल साहब को भी और बाकी जो नैब के अफसरान थे उनको बुलाया था। दूसरी बात ये है कि अगर सिर्फ पिछली हुकूमत को देखना है तो उसमें PDM की हुकूमत भी आती है। तो मेरी राय में तो अपोजिशन की तरफ से ही कोई होना चाहिए, लेकिन जो भी हो अपोजिशन की तरफ से वो कोई ऐसे शख्स हो जो इस मामले को सीरियस लें और इस कमेटी को सीरियस लें, क्योंकि ये बहुत एक अहम कमेटी होती है जो हुकूमत पे चेक्स एंड बैलेंसेस रखती है। अच्छा, मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग भी यही थी, इसीलिए मैं आप लोगों से भी समझना चाह रही थी कि ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट या उसके अंदर पैराज तो पिछली हुकूमत से मुतालिक एक चीज़, लेकिन पब्लिक फंड्स इन जनरल को भी तो स्क्रूटनाइज करते हैं। फ़खर, आप जवाब, या चल भट्टी साहब का पॉइंट पहले ले लेते हैं, देन आई विल कम टू यू फॉर कंक्लूडिंग रिमार्क्स। भट्टी साहब, एक वो है ना मैडम शेख मुन्नू भाई कहते हैं ऐनक पा के अन्ने लब्बन हक हकीकत खबरां विचों ते अजे क़यामत नहीं आई। तो खबर एक थी कि जैसे पहले एक कोशिश हुई कि बिलावल भुट्टो को अपोजिशन लीडर बनाया जाए, लेकिन फिर वो कोशिश कोई 8-10 मीटिंग्स के बाद उमर अयूब पर आकर ख़त्म हुई। अब इमरान खान ने दिया है नाम इनका शेर अफजल मरवत साहब का, और स्पीकर कौमी असम्बली या हुकूमत की तरफ से कहा गया है कि आप असद कैसर को बना लें, वरना हम नूर आलम को बना लेंगे अपोजिशन लीडर, पब्लिक अकाउंट कमेटी का चेयरमैन नूर आलम को बना लेंगे। तो अब ये मेरा ख्याल है तरीके इंसाफ को कर लेना चाहिए, बंदा बदल लेना चाहिए कि एक अहम सीट हाथ आते आते चली जाएगी, फिर इस पे इhtजाज होंगे कि नूर आलम क्यों बन गए, हम क्यों नहीं बने। अच्छा, ठीक है। फ़खर, कंक्लूडिंग रिमार्क्स प्लीज़। अलीना, इसमें ये नहीं होता जैसे बेनज़ीर साहिबा कह रही थी कि नूर आलम साहब ने तैयबा गुल का किया। ये बेसिकली जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का मकसद यही था कि जो हुकूमत के जितने भी अखराजात हैं, जो ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट है, उनको रिव्यू करके जितने भी ऑडिट पैराज होते हैं, एतराज़ात होते हैं, कोई एम्बेजलमेंट हो या कोई भी हो, उसकी जवाबदेही के लिए ये जो जितनी भी सरकारी मिनिस्ट्रीज़ हैं उनका वो किया जाता है। तो उसमें ये जो 2008 में ये रिवायत डाली गई थी, चौधरी निसार अली खान को जो बनाया गया था, उसका पीछे ये इसकी वो स्पिरिट ही यही थी कि जो हुकूमत के जितने भी ऑडिट पैराज होंगे वो अपोजिशन उनका वो करेगी। लेकिन अब ये जो ये इसमें ये कन्फ्यूजन आ रही है कि ये जब आएंगे टेकअप जो है वो पिछली हुकूमत ही का वो करते हैं, जो ऑडिट पैराज वगैरह होते हैं, तो इसमें PTI ही के जितनी गवर्नमेंट के होंगे ऑडिट पैराज होंगे और जितने भी वो होंगे मामलात, उनको वो किया जाएगा। और ये हमने देखा है कि ये पिछले 2-3 जो आए थे पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन, उन्होंने इसको नॉन सीरियसली लेके ये तमाम तर जितने भी लाइटर नोट अगर हुकूमत और अपोजिशन बदल दी जाए ऑन अ लाइटर नोट अगर हुकूमत और अपोजिशन बदल दी जाए। मज़े साहब, इसको आपका तज्जिया ख्वाहिश क्या समझूं? नहीं, मैं तो कह रहा हूँ ना। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद वापस आते हैं।
वेलकम बैक जी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की मुशीर हैं मशाल यूसुफजई। उन्होंने जियो न्यूज़ की रिपोर्टर नादिया सुबूही के ऊपर इल्ज़ाम लगाया कि खबर यानी महंगी गाड़ियों की ख़रीदारी की समरी से मुतल्लिक़ खबर देने पर नादिया सुबूही ने रिश्वत ली है। ये मौक़िफ़ रहा मशाल यूसुफजई का, और ये इल्ज़ाम लगाते हुए उन्होंने एक्स के ऊपर, फॉर्मली ट्विटर, उसके ऊपर ना सिर्फ स्क्रीनशॉट शेयर किए बल्कि उन स्क्रीनशॉट्स के ऊपर नादिया सुबूही का प्राइवेट नंबर भी उन्होंने साथ शेयर कर दिया। इसके साथ साथ जो स्क्रीनशॉट शेयर किए उसके अंदर ना कहीं रिश्वत से मुतालिक कोई इशारा मिल रहा था, ना कोई पैसे मांगने का जिक्र था, बिल्कुल इर्रेलेवेंट स्क्रीनशॉट्स थे। इसके ऊपर सहाफ़ी बरादरी शदीद एहतजाज कर रही है। पेशावर प्रेस क्लब में दाखिला भी जो हुकूमती अरकान हैं उनका और सूबाई मुशीर का बंद कर दिया गया है और माफ़ी का मुतालबा किया जा रहा है। इस वक्त सवाल यहाँ पर ये होता है, गो की रिवायत रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कि सहाफ़ियों के साथ नारवा सलूक होता है, सहाफ़ियों को हरासा किया जाता है, लेकिन एक मुश्किल वक्त से गुजर रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। सहाफ़ी उनके लिए बोलते भी हैं, उनके हक़ में भी बात करते हैं, लेकिन इसके बावजूद तहरीक इंसाफ का सहाफ़ियों के साथ इतना नारवा सलूक क्यों है? इसकी वजह क्या है? अपने तजियाकारों की राय जानते हैं। बेनज़ीर, आपकी क्या राय है इसके ऊपर? अलीना, पहली बात तो नादिया सुबूही साहिबा की जो खबर थी वो तो दुरुस्त थी। इस पे इंडिपेंडेंट उर्दू ने एक फैक्ट चेक भी किया जिसमें उन्होंने बात की डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वेलफेयर के एक बड़े सीनियर अफसरान से, और उन्होंने बताया कि 1 महीने पहले ये समरी मशाल यूसुफजई साहिबा के कहने पे मूव हुई थी। तो समरी तो मूव हुई थी, तो खबर तो बिल्कुल ठीक है। अब बात ये है कि पीटीआई को, और ये पीटीआई का रवैया रहा है, हमने बहुत बार इस पे बात की है, उनको वो मीडिया को कुछ नहीं समझते, ना वो सहाफ़ियों को कुछ समझते, और ना ही वो चाहते हैं कि सहाफ़ी अपना काम करें जो है रिपोर्टिंग, और वही नादिया सुबूही साहिबा कर रही थी, वो रिपोर्ट कर रही थी। तो इसके बदले इसको रोकने के लिए, उनको खामोश करने के लिए वो ये टैक्टिक इस्तेमाल करते हैं, और ये अक्सर ख़वातीन सहाफ़ियों के खिलाफ ही इस किस्म की टैक्टिक इस्तेमाल होती है। उनकी प्राइवेट इंफॉर्मेशन निकाल दी जाती है, उनकी तस्वीरें लीक कर दी जाती हैं, फिर उन पर कई दिनों तक सोशल मीडिया पे उनको गालियां दी जाती हैं, उनको फ़ोन कॉल्स आती हैं, उनके अकाउंट्स को हैक करने की कोशिश की जाती है। आपको याद होगा 2020 में हम सब ख़वातीन ने, एंकर्स, सहाफ़ियों ने, कमेंटेटर्स ने एक स्टेटमेंट निकाली थी, और उसमें हमने ये बताया था कि ये पीटीआई का एक तरीका है ख़वातीन को, ख़ासतौर पे ख़वातीन सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ वो ये इस्तेमाल करती है उनको खामोश करने के लिए, क्योंकि उनको पता है कि इतनी ज़्यादा ख़वातीन सहाफ़ी नहीं है, तो उनको बड़ा आसान होता है, उनको आप सोशल मीडिया पे गालियाँ दें, उनको टारगेट करें, उनके खिलाफ मुहिम चलाएं, तो वो खामोश हो जाएंगी, वो बोलेंगी नहीं, वो रिपोर्टिंग नहीं करेंगी। और सबसे अफसोस की बात अलीना इसमें यह है कि इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा की काबीना में कोई एक ही खातून है, और वो मशाल यूसुफजई साहिबा है, और उनका भी यही रवैया है एक खातून सहाफ़ी के साथ के लिए। तो रवैया बिल्कुल नहीं बदला पीटीआई का, ये वही है। और मुझे हैरानी होती है और हंसी भी आती है कभी कभी, क्योंकि यही पीटीआई है जो आजकल सहाफ़ियों से और मीडिया से कहती है कि आप हमारे लिए आवाज क्यों नहीं उठाते, आप हमारे हक में क्यों नहीं बोलते। और हम बोलते हैं, हम उनके लिए आवाज भी उठाते हैं, और फिर भी उनका यही रवैया है। बड़ी अफसोस की बात। उमर, आपकी क्या राय है? देखें, पीटीआई की ओवरऑल अप्रोच ये है कि ऑफेंस इज द बेस्ट डिफेंस, और फिर ये है कि अगर आपके पास जवाब नहीं है तो आप दूसरे लोगों की क्रेडिबिलिटी को क्वेश्चन करें। ये उन्होंने एक नए ट्रेंड सेट किए हैं, और मीडिया को वो अपना कभी भी इत्तेहादी नहीं तस्वर करते, वो उनको अपना एक दुश्मन तस्वर करते हैं। कोई भी बंदा उनसे जो डिसएग्री करता है वो उसको अपना मुखालिफ तस्वर करते हैं। और ये जो उनके कुछ स्पोक्स पर्सन बने हुए हैं ना, या यानी कि इवन के जो उनके मुखालफीन हैं, कि जिन लोगों ने बड़ी एक कुछ लगता है कि किसी पार्टी के साथ अटैच हैं, उन्हें उनके साथ इस तरह के जो जर्नलिस्ट हैं उनके साथ उन्हें इतना प्रॉब्लम नहीं है। उनको प्रॉब्लम ये है उन लोगों के साथ कि जो अभी किसी हद तक अपने आप को न्यूट्रल रखने की कोशिश करते हैं, और वो इसलिए है कि लोग ये तसव्वुर करते हैं कि जिसको वो न्यूट्रल समझते हैं वो समझते हैं नहीं कि अच्छा इसने किसी और के खिलाफ भी बात किया, तो लिहाजा वो अगर पीटीआई के खिलाफ भी बात करेगा तो उसकी बात को संजीदा लेंगे। तो लिहाजा ये उनको सबसे ज्यादा टारगेट करते हैं, उनको ये सबसे ज्यादा उनसे। बट वजह क्या है? वजह समझना चाह रही हूँ मैं। नहीं, वजह देखें, वजह तो यही है कि उनको ये चीज सर्व करती है ना कि बहुत सारे लोग उनके प्रेशर में आ जाते हैं।
वो दब जाते हैं। उनको लगता है कि हमें हमारे खिलाफ कोई कैंपेन शुरू हो जाएगी, लोग एक बड़ा एक ट्रॉमा में चले जाते हैं। बहुत सारे लोग इस चीज को नहीं बर्दाश्त कर पाते और लिहाजा वो ऐसा करते हैं कि खामोशी इख्तियार कर लेते हैं। लेकिन भट्टी साहब, इससे तो बल्कि उल्टा नहीं हो रहा। जो सहाफ़ी रिपोर्ट कर रहे हैं, जो तहरीक इंसाफ की भी एटलीस्ट जो उनके ऊपर जहाँ पर ज्यादती होती है उसके खिलाफ आवाज़ उठाते हैं, वो भी फिर बदजन हो जाते हैं, बददिल हो जाते हैं। वजह क्या है ये इस रवैये की? मैडम शेख, एक तो जैसे आपने बताया कि एक तारीख है पीटीआई और मीडिया की। आपके ज़हनों में रहना चाहिए कि इमरान खान से लेकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हर बंदे तक, शेर अफजल मरवत तक, सारे मीडिया के डार्लिंग थे, रहे और आगे भी रहेंगे, लग ऐसे ही रहे। और मीडिया ने भी खूब मोहब्बत की हर तरह से पीटीआई से, और पीटीआई ने भी खूब मोहब्बत की हर तरह से मीडिया से। और ये भी एक तारीख है मैडम शेख तहरीक इंसाफ की, और इसमें खुद कफील है तहरीक इंसाफ कि एक अच्छे भले आदमी को जिसके दिल में कोई हमदर्दी के चंद बोल होंगे या चंद जुमले होंगे या चंद जज्बे होंगे, उसको खामखा दुश्मन बना ले। ये तो वैसे। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने दुश्मनों की जब फहरिस्त एक मरतबा उन्होंने की, सामने लिखी, 7-8 लोग बैठे थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, तो वो दुश्मनों की फहरिस्त लिखी, तो उसमें 99.9 पीटीआई के अपनी वजह से थे। यानी कहीं ना कहीं आप अभी भी देख लें आप जो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस तरह से हुआ कि लिस्टें बनाई कि कौन खिलाफ है, कौन नहीं, क्यों, क्या नहीं। ये एक मरतबा ऐसा हुआ कि जिसमें इमरान खान साहब भी मौजूद थे, तो उनके जो जमान पार्क के जो बार लॉन है वहाँ बैठे हुए थे, तो एक बात चली कि कौन है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इस वक्त दोस्त है। तो ऐसे ही एक हमारे दोस्त, उन्होंने, उनका नाम नहीं बताता, उन्होंने ऐसे ही कहा कि सर ज़रा इसमें से बनाएं तो सही, पता तो करें कि कितने दुश्मन आपने खुद बनाए। अच्छा। तो वो पहला मैंने गिना कि पहले नंबर पे जिस वक्त वो उस दुश्मनी चल रही थी पीक पे, मैंने कहा पहला तो ये, तो आगे से एक बोला कि ये भी इनकी वजह से, दूसरा, तीसरा, एक आध ऐसा था कि जो अब ज़ाती तौर पर दुश्मन था, बाकी सारे मेरे अपनी मेहनत से बनाए थे। तो इसमें दुख की, तकलीफ की बात मैडम शेख, चंद जुमले ये हैं कि ये माइंडसेट देखें कि एक खातून है मिशाल यूसुफजई, उन्होंने नादिया जो दूसरी रिपोर्टर है वो भी खातून है, उनका स्क्रीन शॉट्स लेकर नंबर भी पब्लिक कर दिया एक्स पे, ट्विटर पे। दूसरा माइंडसेट देखें कि जो रिपोर्टर भी खबर देगा उस पे बस ये लगा दो कि इसने पैसे मांगे थे और ये पैसे लेना चाहता है। और तीसरा माइंडसेट जो इससे जुड़ा हुआ है वो ये देखें कि आप पैसे लेना चाहता है लेकिन मेरे पास सबूत नहीं है, अब आप अपनी मेरी बाकी टीम साबित करेगी सोशल मीडिया पे कि ये करप्ट है। तो अफसोसनाक है और शर्मनाक है ये रवैया। इनको अब सीख जाना चाहिए कम से कम के दोस्त बनाओ, और अगर कोई ऐसा मामला है तो वो भी मेहरबानी करें। भट्टी साहब, ये मशाल साहिबा जो हैं, ये थोड़ा सा बताइएगा कि किसकी आशीर्वाद के ऊपर ये आई हैं, क्योंकि बड़ी जल्दी देखा है इस तरह मुशीर के ओहदे पर पहुंच गई, क्या खिदमात है इनकी पार्टी के लिए? मैडम शेख, आप कसम से ना, नहीं मैं सीरियस सवाल कर रही हूँ भट्टी साहब, इसमें तो क्यों फनी? देखिए मैडम शेख, मैं आपको समझाता हूँ अपनी जुबान में कि मैं हूँ ईस्ट नॉर्थ का मुर्शद और आप हैं ईस्ट की मुर्शद। तो और ये जो जब हम दोनों मिलकर बैठेंगे तो हम बन जाएंगे मुर्शद पाक। अच्छा। पाकिस्तान जिंदाबाद। तो मुर्शद पाक ने इनको लगवाया है? जी मैडम शेख जी, बिल्कुल वो उसी तरफ से आई हैं। अच्छा, तो भट्टी साहब कोई फ्यूचर के बारे में बता सकते हैं? क्योंकि किन के आप इतनी आसमानों में बातें ले गए। नहीं, मैं तो मशाल, मेरी तो हिम्मत ही नहीं कि मैं मुर्शद पाक तक जाऊं। सर आपने क्योंकि बात वहां तक पहुंचाई आसमान तक, तो मैंने कहा क्या नजर आ रहा है आपको मशाल साहिबा का फ्यूचर? क्योंकि मैंने सुना कुछ हद तक इज्जत वगैरह का दावा भी इनके ऊपर दायर हो गया है और पीटीआई के ही अपने बंदे ने करवाया है। जी मैडम शेख, अब सूरत हाल ये है कि केपी में जैसे आपको पता है कि वजीर आला पे भी 2 नहीं 3 धड़े थे।
और एक कह रहे हैं कि अली अमीन ने एक तो उनको टिकटें ही नहीं लेने दी, इमरान खान साहब का मैसेज गलत पहुंचाया जो वज़ीर आला के कैंडिडेट थे। और कुछ लोग तो अंदर के कहते हैं कि बाकी एक बड़े मशकूक अंदाज में हार गए, जो जिनमें से कोई एक आध वज़ीर आला बन सकता था। एक तो ये, एक नीचे काबीना पे है कि असद कैसर के भाई के स्पीकरशिप से लेकर मिशाल यूसुफजई तक। अब कुछ लोगों को निकालना है और कुछ लोगों को तय हो चुका है, कोर कमेटी में बस आना है और इमरान खान साहब की मंजूरी ली जानी है। तो मेरे ख्याल से मिशाल यूसुफजई तो एक एडवाइज़र हैं, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो एक लम्हा लगा में फारिग कर देते हैं। तो कुछ लोग निकलेंगे तो ये अब उनकी जो निकलेंगे उनके हवाले से वो सारे चार्जशीट बन रही है और इसी वजह से बहुत सारी चीज़ें अभी आगे आएंगी। ठीक है जी, एक छोटी सी ब्रेक, उसके बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक। फ़खर, एक पार्टी का माहौल, वहाँ पर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है लीडरान की, वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। अगर इस तरह का माहौल है पार्टी के अंदर तो क्या वो भी कंट्रीब्यूट करता है इस जनरल रवैये के अंदर? क्योंकि ये सिर्फ एक मशाल, सिर्फ एक XYZ कैरेक्टर नहीं है, तहरीक इंसाफ के बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं इस तरह के। अलीना, ये जो मशाल यूसुफजई साहिबा ने किया है, मैं नहीं समझता कि ये उनके कोई ज़ाती वो है। ये पार्टी का, जिस तरह आपने कहा, ये बिल्कुल पार्टी की पॉलिसी ही शुरू से यही है। इमरान खान, मैं समझता हूँ इस हवाले से बड़ा उनका वाज़े वो है, एक क्लियर कि मीडिया को किस तरह से इस्तेमाल करना है। देखें आप 2011 का जो जलसा है, उससे पहले इमरान खान का देखें मीडिया के साथ जो सलूक था वो टोटली डिफरेंट था। वो इतना ज़्यादा मीडिया फ्रेंडली थे कि आप सोच नहीं सकती। उन्होंने मीडिया को यूज़ करके एक अपना मकाम पैदा किया। उसके बाद जब ये 2011 के बाद इनको एक फेम मिलना शुरू हुआ, उसके बाद इनका मीडिया के साथ जो रवैया है वो तब्दील होता गया। जो थोड़ा थोड़ा क्रिटिकल था इमरान खान, उसके खिलाफ होते गए। और फिर आपने देखा 2014 के धरने में जियो के एम्प्लॉयज़ के ऊपर बाकायदा अटैक किए गए, जियो के दफातर के ऊपर अटैक किए गए PTI के कारकुनान की तरफ से। तो इमरान खान खुद जलसों में जाके इंस्टिगेट करते थे जो अपने सपोर्टर्स और वर्कर को। तो इमरान खान ये मीडिया को इस्तेमाल करना जानता है। ऐसा नहीं है कि वो तमाम मीडिया को अपना खिलाफ करते हैं, बल्कि वो जो अपने हामी हैं उनके साथ किस तरह बना के रखनी है, उनको किस तरह नवाजना है, वो भी हमने देखा है। इनकी अपनी इवन गवर्नमेंट के अंदर भी देखा है। मुख्तलिफ जो स्ट्रैटेजी से फायदा होता है PTI को, ये ज्यादा नुकसान होता है? मैं समझता हूं कि इनका जो सपोर्टर और वर्कर है, उनका माइंडसेट ऐसा हो गया है कि वो जितना ऑफेंड करते हैं मीडिया को, उससे इनका सपोर्टर और वर्कर और ज्यादा खुश होता है। आप सोशल मीडिया के ऊपर देखें, जो PTI के जितने भी क्रिटिकल जो जर्नलिस्ट होंगे वो उनके खिलाफ जब भी कोई PTI का लीडर कोई इस तरह की हर्जा सराई करेगा तो वो उसको इंडोर्स कर रहे होते हैं। इवन उनके सोशल मीडिया के ऊपर जो वर्कर्स और सपोर्टर हैं। तो मैं नहीं समझता कि ये किसी का इंडिविजुअल कोई वो है। क्या ऐसे ही है मज़र साहब? और ज़रा ये भी बताइएगा, क्या इस स्ट्रैटेजी का फ़ायदा हो रहा है तहरीक इंसाफ को या नुकसान? देखिए अलीना, मैं आपको एक बहुत ही दिलचस्प और हकीकत पर मबनी वाक़या सुनाता हूँ। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो 88 में जब प्राइम मिनिस्टर बनी तो एक मुलाकात में मैंने उनसे कहा कि आप जब प्राइम मिनिस्टर नहीं बनी थी तो आप बहुत ज़्यादा मीडिया पर क्रिटिसिज्म इस लिहाज से करती थी कि आप अक्सर ये कहती थी कि मीडिया के अंदर बहुत से लोग ऐसे हैं जो इंटेलिजेंस एजेंसीज़ के पेरोल पर हैं। अब आप प्राइम मिनिस्टर हैं, काइंडली वो इंटेलिजेंस एजेंसीज़ की रिपोर्ट्स मंगवाएं और देखें कि कौन से मीडिया के जर्नलिस्ट जो हैं वो पेरोल पर हैं। दिलचस्प बात यह है कि उसके कोई 3-4 महीने बाद वो मुझसे मिली और उन्होंने कहा मैंने मंगवाई थी रिपोर्ट्स। मैंने तो उनसे ये कहा था कि आप पब्लिक करें इस चीज़ को। उन्होंने कहा मैंने, और कहने लगी मज़र तुम्हें ताज्जुब होगा कि उनमें बहुत से ऐसे लोग हैं जो हमारे साथ हैं और जो हमें हमारे हक़ में लिखते हैं। तो मैंने कहा आप ये क्यों समझती हैं कि वो आपके हक़ में लिखते हैं? उनको जो एजेंडा मिलता है वो उसी तरह लिखते हैं। अच्छा। और ये सबक सारी सियासी जमातों के लिए कि जो आपकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ कर रहा हो, जो आपके बहुत ज़्यादा करीब हो, उसको ना समझें कि वो आपसे के बहुत ज़्यादा करीब है, और जो आप पर तनकीद कर रहा हो उस तनकीद में जो इस्लाह का पहलू है उसको निकालें। ठीक है। ये जो रवैया है, मैं ख़ुद उसका शिकार रहा हूँ। यहाँ कराची में जब PTI का मुज़ाहरा वो हुआ था तो पथराव जब हो रहा था तो खैर मैं वो हमारी जो खातून कुलीग थी उनको बचा के निकाल के ले गए। बाद में इमरान खान साहब का मुझे फ़ोन आया कि मैंने ये सुना है और आई टेक एक्शन। मैंने कहा ये छोड़े, हम तो इसके यूज़ टू हैं, लेकिन इट विल डैमेज योर पार्टी, इट विल डैमेज यू। इस तरह का रवैया जो है ये आपको डैमेज करेगा।
लेकिन उसके बाद भी हमने कहा कि हमने देखा कि वही चीज़ खैबर पख्तूनख्वा में जो वुमेन रिपोर्टर्स हैं ख़ास तौर पे, उन्होंने बहुत मुश्किल वक्त देखा है। बेशक उन्होंने तालिबान का टाइम देखा है, उन्होंने ऐसा वक्त देखा है कि वो खड़े होकर बीपड़ नहीं दे पाती थी। उन्होंने ये वक्त देखा है कि अगर वो उनका दुपट्टा ज़रा सा खिसक जाए तो किस तरह के उनको थ्रेट्स आते थे। पीटीआई को ये सोचना चाहिए कि जो नादिया सबूई ने वो किया है, या तो नादिया सबूई ने अगर गलत खबर दी है तो नादिया सबूई के ख़िलाफ़ आप कार्रवाई करें, एक्शन ले लें, केस कर दें, और अगर नहीं की है तो खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर को कम से कम माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि उनकी काबीना की एक जो है तर्जुमान उन्होंने तर्जुमान है, उनका ये रवैया, उन्होंने जो करना है वो तो एक अलग बात है। लेकिन नादिया सबूई को सलाम कि उसने वो खड़ी हुई, उसने ये पोजीशन ली और उसने दूसरे को गलत साबित किया। अब ये पीटीआई की गवर्नमेंट है कि वो मशाल यूसुफजई के खिलाफ कार्रवाई करे। बेशक, ठीक है जी, हम ये तो बात कर रहे हैं, हम सहाफ़ियों की तो यहाँ पर बात कर रहे हैं, लेकिन पीटीआई से यही गुजारिश होगी कि कुछ नहीं तो आप अली जैदी साहब ने जो काशिफ अब्बासी साहब को इंटरव्यू दिया है और उसमें पीटीआई वालों का अपनी बेटी के साथ रवैया बताया है, वो इंटरव्यू ही थोड़ा सा देख लीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।